वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट एप्लीकेशंस में डेटा मैनेजमेंट के एक काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जी। देखिए, जनरली क्या होता है कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक इंफॉर्मेशन प्रॉप्स के जरिए पास की जाती है। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ, ये डिफॉल्ट वे है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां डेटा को कंपोनेंट ट्री में काफी नीचे तक भेजना पड़ता है, या फिर जब मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेम इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में हर लेवल पर प्रॉप्स को पास करते जाना वो थोड़ा टीडियस, थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। बिल्कुल, उसमें काफी बॉयलर प्लेट कोड भी हो जाता है। हाँ, और इसी सिचुएशन को डेवलपर्स अक्सर प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। सही। और ये प्रॉप ड्रिलिंग सिर्फ कोड को लंबा नहीं बनाता, बल्कि कभी-कभी मेंटेनेबिलिटी को भी थोड़ा मुश्किल कर देता है ना? कैसे? क्योंकि बीच के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें ऐसे प्रॉप्स हैंडल करने पड़ जाते हैं जिनकी उन्हें खुद एक्चुअली कोई जरूरत नहीं होती। वो बस डेटा को आगे पास कर रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, समझ गई। तो इसी प्रॉब्लम का एक काफी कह सकते हैं एलिगेंट सॉल्यूशन है रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट फीचर। ओके, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट को ये पावर देता है कि वो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपने नीचे के पूरे कंपोनेंट ट्री में एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर सके। ब्रॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग टर्म। हाँ, बिना प्रॉप्स को एक्सप्लिसिटली हर लेवल पर पास किए। ये डेटा को सीधे उस कंपोनेंट तक पहुंचाने जैसा है जिसे उसकी जरूरत है, पीच की सारी लेयर्स को बाईपास करते हुए। राइट, तो ये तो काफी यूजफुल लग रहा है। तो आज के इस गहरी चर्चा में हमारा फोकस इन्हीं चीजों पर रहेगा। जी। पहला, ये प्रॉप ड्रिलिंग आखिर है क्या, इससे एग्जैक्टली क्या दिक्कत होती है। दूसरा, प्रॉप्स के इस रिपेटिटिव पासिंग को हम कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसका। राइट। फिर कॉन्टेक्स्ट के कॉमन यूज केसेस क्या है, मतलब कब इसका इस्तेमाल करना सही रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। और आखिर में, क्या कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जिन पर हमें शायद पहले विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव्स हमेशा देखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले प्रॉप्स की ही बात करते हैं। हाँ। प्रॉप्स तो हम जानते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन का फंडामेंटल तरीका है। कोर कॉन्सेप्ट है। डेटा को यूआई ट्री में नीचे भेजने का ये एक बहुत ही एक्सप्लिसिट, बहुत क्लियर मेथड है। हाँ। मतलब साफ पता चलता है कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है। ट्रेसेबिलिटी अच्छी रहती है। हाँ, लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, दिक्कत तब आती है जब डेटा सोर्स यानी जो टॉप लेवल पेरेंट है और डेटा कंज्यूमर जो शायद बहुत नीचे नेस्टेड चाइल्ड है, उनके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। हाँ, कई लेयर्स हो सकती हैं बीच में। और हर इंटरमीडिएट कंपोनेंट को वो प्रॉप रिसीव करना पड़ता है और फिर उसे आगे पास करना पड़ता है। भले ही उसे खुद ना चाहिए हो। एग्जैक्टली, भले ही वो कंपोनेंट खुद उस डेटा का यूज ना कर रहा हो। ये जो पूरी चेन बन जाती है, इसी को प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं ना। जी बिल्कुल। और सोचिए, अगर बाद में उस डेटा का स्ट्रक्चर चेंज करना हो या नाम बदलना हो। ओह, तो फिर तो हर बीच के कंपोनेंट में जाके चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कितने सारे कंपोनेंट्स में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। मेंटेनेंस का इशू बन जाता है। सही बात है। एग्जैक्टली। और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट एक बेहतर अप्रोच ऑफर करता है। कॉन्टेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट प्रॉप पासिंग की जरूरत को ही खत्म कर देता है ऐसे सिनेरियोज में। ओके, आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हेडिंग कंपोनेंट है। ठीक है। और ये कंपोनेंट अपनी साइज यानी HTML टैग कौन सा यूज करेगा, H1, H2, H3, ये डिसाइड करने के लिए एक लेवल प्रॉप लेता है। सिंपल है। हाँ, अब सोचिए, एक सेक्शन कंपोनेंट है और उसके अंदर हम मल्टीपल हेडिंग कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। जैसे एक पेज सेक्शन में टाइटल, सबटाइटल्स, एटसेट्रा। हाँ बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के सभी हेडिंग्स का लेवल सेम हो। मान लीजिए सभी H3 होने चाहिए। ओके। तो अभी तक प्रॉप्स के हिसाब से हमें हर हेडिंग कंपोनेंट को अलग से लेवल 3 प्रॉप देना पड़ेगा। कोड कुछ ऐसा दिखेगा: सेक्शन हेडिंग लेवल 3, अबाउट हेडिंग हेडिंग लेवल 3, फोटोज हेडिंग हेडिंग लेवल 3, वीडियोज हेडिंग, सेक्शन। यहां देखिए, हर हेडिंग को हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि लेवल 3 है। हाँ, ये थोड़ा रेपिटेटिव तो लग रहा है। अगर सेक्शन में बहुत सारे हेडिंग्स हुए तो ये काफी लंबा हो जाएगा। जी। कितना अच्छा होता अगर हम ये लेवल प्रॉप सीधे सेक्शन कंपोनेंट को दे देते। और अंदर के हेडिंग कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट सेक्शन से ये लेवल पता कर लेते। मतलब कोड ऐसा दिखता: सेक्शन लेवल 3, हेडिंग अबाउट हेडिंग हेडिंग फोटोज हेडिंग हेडिंग वीडियोज हेडिंग, सेक्शन। ये कितना क्लीनर लग रहा है और इंट्यूटिव भी। बिल्कुल। और इसी डिजायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को डिजाइन किया गया है। अच्छा। इसको इम्प्लीमेंट करने के बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स, ओके।
क्या है वो? पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना। क्रिएट करना। सबसे पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। इसके लिए रिएक्ट हमें एक फंक्शन देता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हाँ, इस फंक्शन में हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। ये डिफॉल्ट वैल्यू तब काम आती है जब कोई कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर कंपोनेंट ट्री में कोई मैचिंग प्रोवाइडर नहीं मिलता। बैकअप वैल्यू जैसा? एग्जैक्टली, एक फॉल बैक। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लेवल कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट 1। ओके, तो लेवल कॉन्टेक्स्ट नाम का कॉन्टेक्स्ट बन गया, डिफॉल्ट वैल्यू 1। हाँ, और इस लेवल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम यूजुअली एक अलग फाइल में रखते हैं, जैसे लेवल कॉन्टेक्स्ट.js, और वहां से एक्सपोर्ट करते हैं ताकि डिफरेंट कंपोनेंट्स उसे इजीली इंपोर्ट कर सकें। यहाँ h1 हमारा डिफॉल्ट हेडिंग लेवल हो गया, जैसे h1। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट बनाओ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से। दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्स्ट यूज करना। यूज करना मतलब जैसे डेटा चाहिए वो यूज करेगा। बिल्कुल, जो कंपोनेंट हमारे एग्जांपल में हेडिंग कंपोनेंट उस डेटा को कंज्यूम करना चाहता है, वो रिएक्ट का एक और हुक यूज करता है, यूज कंटेक्स्ट। यूज कंटेक्स्ट सुना है इसके बारे में? तो सबसे पहले कंपोनेंट में यूज कंटेक्स्ट हुक और जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था लेवल कंटेक्स्ट, दोनों को इंपोर्ट करना होगा। जैसे इंपोर्ट यूज कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट लेवल कंटेक्स्ट फ्रॉम ./levelcontext.js। ओके, इंपोर्ट्स हो गए। फिर कंपोनेंट के फंक्शन बॉडी के अंदर हम यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करते हैं और उसमें अपना कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पास करते हैं। कॉन्स्ट लेवल इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट लेवल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यूज कॉन्टेक्स्ट लेवल कॉन्टेक्स्ट। ये लाइन रिएक्ट को बताती है कि भाई ये हेडिंग कंपोनेंट लेवल कॉन्टेक्स्ट की करंट वैल्यू पढ़ना चाहता है। रिएक्ट फिर क्या करेगा, वो कंपोनेंट ट्री में ऊपर की तरफ जाएगा, सबसे नजदीकी लेवल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को ढूंढेगा। प्रोवाइडर ये अभी आएगा आई गेस। हाँ, तीसरे स्टेप में। पर अभी के लिए रिएक्ट प्रोवाइडर को ढूंढेगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे इस लेवल वेरिएबल में डाल देगा। और अगर कोई प्रोवाइडर नहीं मिला तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी जो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में दी थी। गॉट इट, फॉल बैक आएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, तो रूल्स ऑफ हुक्स यहां भी अप्लाई होते हैं। मतलब इसे सिर्फ कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल करना चाहिए, किसी लूप, कंडीशन या नेस्टेड फंक्शन के अंदर नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड हुक रूल। इस स्टेप के बाद हमारे हेडिंग कंपोनेंट को अब लेवल प्रॉप रिसीव करने की जरूरत ही नहीं रही, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू ले लेगा। वाओ, तो प्रॉप खत्म। अब तीसरा स्टेप क्या है? प्रोवाइडर वाला। तीसरा और आखिरी स्टेप, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना यानी डेटा देना। करेक्ट। जो कंपोनेंट डेटा प्रोवाइड करना चाहता है, हमारे एग्जाम्पल में सेक्शन कंपोनेंट, वो अपने चिल्ड्रन को एक स्पेशल कंपोनेंट से रैप करता है। इस कंपोनेंट को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और ये प्रोवाइडर हमें उसी लेवल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से मिलता है जो हमने स्टेप 1 में बनाया था। सिंटैक्स होता है लेवल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ओके, तो सेक्शन कंपोनेंट में पहले लेवल कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट लेवल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ./levelcontext.js। ठीक है। फिर JSX के अंदर सेक्शन कंपोनेंट अपने चिल्ड्रन को इस तरह से रैप करेगा, लेवल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू लेवल चिल्ड्रन। अच्छा, तो लेवल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर टैग यूज किया और उसमें एक वैल्यू प्रॉप दिया। हाँ, ये वैल्यू प्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसी के जरिए हम वो एक्चुअल डेटा पास करते हैं जो नीचे के कंज्यूमर्स जैसे हेडिंग कंपोनेंट रिसीव करेंगे। तो यहाँ वैल्यू इक्वल टू लेवल में वो लेवल आएगा जो सेक्शन को मिला था, जैसे लेवल इक्वल टू 3। बिल्कुल, इस एग्जाम्पल में सेक्शन कंपोनेंट को जो लेवल प्रॉप मिला था वो उसे यहाँ वैल्यू में पास कर रहा है। ये प्रोवाइडर रिएक्ट को बता रहा है कि इस प्रोवाइडर के अंदर रेंडर होने वाले किसी भी कंपोनेंट के लिए जो लेवल कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करता है, वैल्यू इक्वल टू 3 यूज करना है। और अगर नेस्टेड प्रोवाइडर्स हुए तो कंपोनेंट हमेशा अपने ऊपर UI ट्री में जो सबसे नजदीकी प्रोवाइडर है उसी की वैल्यू यूज करता है। नियरेस्ट वन विंस, समझ गई। तो ये 3 स्टेप्स है, क्रिएट, यूज, प्रोवाइड। क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट से, यूज करना है कॉन्टेक्स्ट हुक से, और प्रोवाइड करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कॉम्पोनेंट और वैल्यू प्रॉप से। परफेक्टली समराइज्ड। इससे हमारा हेडिंग कॉम्पोनेंट अब बिना लेवल प्रॉप लिए अपने पेरेंट सेक्शन से लेवल की वैल्यू डायनामिकली ले सकता है। कोड काफी क्लीन हो गया, रीडेबल हो गया, और वो प्रॉप ड्रिलिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, इस स्पेसिफिक केस के लिए। लेकिन एक चीज अभी भी खटक रही है,
हमें अभी भी हर सेक्शन को मैन्युअली लेवल प्रॉप देना पड़ रहा है, जैसे सेक्शन लेवल इक्वल्स 1, फिर उसके अंदर सेक्शन लेवल इक्वल्स 2 एंड सो ऑन। गुड कैच। क्या इस मैन्युअल लेवल मैनेजमेंट को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट से ही? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। हम कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल और भी क्रिएटिवली कर सकते हैं। कैसे? हम सेक्शन कंपोनेंट को इतना स्मार्ट बना सकते हैं कि वो खुद अपने पेरेंट सेक्शन से करंट लेवल रीड करे। यूज कॉन्टेक्स्ट से? हाँ, यूज कॉन्टेक्स्ट से। और फिर अपने चिल्ड्रन के लिए जो प्रोवाइडर वो रेंडर कर रहा है उसमें लेवल +1 वैल्यू पास करे। मतलब? सेक्शन कंपोनेंट खुद ही लेवल कॉन्टेक्स्ट का कंज्यूमर भी बनेगा और प्रोवाइडर भी, एक ही कंपोनेंट में दोनों। प्रिसाइजली क्यों नहीं? सेक्शन कंपोनेंट के अंदर हम ये कर सकते हैं, पहले वो अपने से ऊपर वाले सेक्शन का लेवल रीड करेगा। कॉन्स्ट लेवल इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेवल कॉन्टेक्स्ट। ये अपने से ऊपर वाले नजदीकी लेवल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से वैल्यू लेगा। ठीक है, करंट लेवल मिल गया। वैल्यू को लेवल +1 सेट कर देगा। लेवल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल्स टू लेवल +1 चिल्ड्रन लेवल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। वाओ, ये तो कमाल का पैटर्न है। इसका मतलब सेक्शन कंपोनेंट को भी लेवल प्रॉप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है सिर्फ टॉप मोस्ट सेक्शन के लिए बेस लेवल सेट करना पड़े, या फिर हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट 1 वाली डिफॉल्ट वैल्यू पर रिलाई कर सकते हैं। और हेडिंग को तो पहले ही प्रॉप की जरूरत नहीं थी, तो सेक्शन अब ऑटोमेटिकली नेस्टिंग के हिसाब से H1, H2, H3 लेवल्स कैलकुलेट कर लेगा। अगर हम ऐप के रूट में एक डिफ़ॉल्ट लेवल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल्स टू 1 लगा दें तो शायद सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना एलिगेंट सोल्यूशन बन गया ये तो कॉन्टेक्स्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टेक्स्ट इंटरमीडिएट कंपोनेंट से सीमलेसली पास थ्रू हो जाता है। पास थ्रू मतलब प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में कितने भी लेवल्स ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो सिंपल HTML एलिमेंट्स जैसे div हों या आपके बनाए हुए कस्टम कंपोनेंट्स। अगर वो बीच के कंपोनेंट्स लेवल कॉन्टेक्स्ट को यूज कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लिसिटली रीड नहीं कर रहे हैं तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट उनसे सिंपली गुजर जाता है, उन्हें अफेक्ट किए बिना। उन्हें इस कॉन्टेक्स्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा CSS प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जैसा लग रहा है। एनालॉजी दी जा सकती है। जैसे अगर हम एक पेरेंट डिव पर कलर ब्लू सेट करते हैं तो उसके अंदर के सभी टेक्स्ट एलिमेंट्स, जब तक उन्हें एक्सप्लिसिटली ओवरराइड ना किया गया हो, ऑटोमेटिकली ब्लू कलर इनहेरिट कर लेते हैं। बीच में कितने भी नेस्टेड डिव्स क्यों ना हो, कलर पहुंच जाता है। हाँ, ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट को समझने में काफी हद तक मदद करती है। जैसे CSS में चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, वैसे ही रिएक्ट में कंज्यूमर कंपोनेंट ट्री में ऊपर के प्रोवाइडर से वैल्यू लेता है। और ओवरराइड वाला पार्ट वो भी सिमिलर है। जैसे CSS में हम चाइल्ड पर स्पेसिफिक रूल लिखकर इनहेरिटेड वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, वैसे ही रिएक्ट में भी कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइड किया जा सकता है। अगर आप एक प्रोवाइडर के अंदर किसी चाइल्ड को एक नए लेवल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से रैप कर देते हैं और उसे एक डिफरेंट वैल्यू दे देते हैं, तो उसके नीचे वाले नई वैल्यू यूज करेंगे। बिल्कुल, उस नए प्रोवाइडर के नीचे वाले सभी कंज्यूमर्स नई ओवररिडन वैल्यू यूज करेंगे। नियरेस्ट प्रोवाइडर ऑलवेज विंस। ठीक है, ये एनालॉजी हेल्पफुल है, लेकिन क्या इसमें कोई डिफरेंस भी है CSS से? हाँ, एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। CSS में कलर और बैकग्राउंड कलर दो अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करती। राइट, वो इंडिपेंडेंट है। रिएक्ट में भी अगर आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल करके दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, मान लीजिए एक थीम कॉन्टेक्स्ट डार्क लाइट मोड के लिए और एक यूजर कॉन्टेक्स्ट लॉग्ड इन यूजर के लिए, तो वो अलग अलग रहेंगे। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका आपस में कोई इंटरेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। एक ही कंपोनेंट बिना किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकता है। यूज कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट भी, यूज कॉन्टेक्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट भी, और प्रोवाइड भी कर सकता है मल्टीपल प्रोवाइडर्स नेस्ट करके। अच्छा, हर कॉन्टेक्स्ट अपनी दुनिया में रहता है। एग्जैक्टली। हर यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल सिर्फ उसी स्पेसिफिक माई कॉन्टेक्स्ट के क्लोजेस्ट प्रोवाइडर को ढूंढता है। ये डिस्टिंक्शन क्लियर है। कॉन्टेक्स्ट तो काफी पावरफुल लग रहा है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब है कि जब भी हमें प्रॉप्स को मान लीजिए 2-3 लेवल्स नीचे पास करना हो तो हमें सीधे कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेना चाहिए या थोड़ा रुककर सोचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें खास बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत टेम्पटिंग लग सकता है, स्पेशली जब प्रॉप ड्रिलिंग से फ्रस्ट्रेशन हो रही हो। हाँ, लगता है कि यही सोल्यूशन है। लेकिन इसे ओवर यूज करना भी उतना ही आसान है, और ओवर यूज के अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
सिर्फ इसलिए कि प्रॉप्स को कुछ लेवल्स नीचे भेजना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट का केस नहीं बन जाता। तो पहले क्या करना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ सिंपलर ऑल्टरनेटिव्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। हाँ। हमेशा। जैसे कि नंबर 1, स्टार्ट विथ प्रॉप पासिंग। वापस प्रॉप्स पर। हाँ, सबसे पहले हमेशा प्रॉप से ही स्टार्ट करें। माना थोड़ा वर्बोस हो सकता है, कोड शायद लंबा लगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है एक्सप्लिसिटनेस, क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे? डेटा फ्लो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है। आप कंपोनेंट को देखकर बता सकते हैं कि इससे ये डेटा मिल रहा है। आप ट्रेस कर सकते हैं कि डेटा कहां से जनरेट हुआ और किन किन कंपोनेंट से गुजरता हुआ कहां कंज्यूम हो रहा है। डीबगिंग आसान होगी। डीबगिंग आसान, मेंटेनेंस आसान, क्योंकि कंपोनेंट की डिपेंडेंसी साफ दिखती है उसके प्रॉप्स से। अगर सिर्फ 2-3 लेवल्स की ड्रिलिंग है तो प्रॉप्स अक्सर मैनेजेबल होते हैं और क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला ऑल्टरनेटिव प्रॉप्स को ही यूज करो अगर पॉसिबल है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव में कंपोनेंट कॉम्पोजिशन। इसमें आता है कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना और JSX को चिल्ड्रन प्रॉप की तरह पास करना। कंपोनेंट कॉम्पोजिशन, इससे प्रॉप ड्रिलिंग कैसे कम होगी? कई बार प्रॉप ड्रिलिंग इस बात का साइन होता है कि आपके कंपोनेंट्स शायद बहुत बड़े हो गए हैं या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं जो उनकी नहीं है। अगर आप देखते हैं कि कोई इंटरमीडिएट कंपोनेंट सिर्फ प्रॉप को रिसीव करके आगे पास कर रहा है, उसे खुद यूज किए बिना, हाँ, ये तो कॉमन है, तो शायद आप उस कंपोनेंट को रिफैक्टर कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन पैटर्न है कंपोनेंट को जेनेरिक बनाना और स्पेसिफिक कंटेंट को चिल्ड्रन प्रॉप के थ्रू पास करना। एग्जाम्पल दे सकते? जरूर। मान लीजिए आपके पास एक लेआउट पोस्ट कंपोनेंट है। यहां लेआउट को पोस्ट के बारे में पता होना जरूरी है, शायद हेडर में काउंट दिखाने के लिए या कुछ और। ओके। इसके बजाय आप लेआउट को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल रैपर हो और चिल्ड्रन प्रॉप एक्सेप्ट करे, और आप यूसे ऐसे रेंडर करें: लेआउट पोस्ट्स इक्वल्स टू पोस्ट्स। अच्छा, पोस्ट्स कंपोनेंट को लेआउट के अंदर डाल दिया एज चिल्ड्रन। हाँ, अब लेआउट कंपोनेंट को पोस्ट्स प्रॉप की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ चिल्ड्रन को अपनी जगह पर रेंडर कर देगा। इससे क्या हुआ? लेआउट रीयूजेबल बन गया, उसे पोस्ट से मतलब नहीं रहा, और डेटा कंज्यूमर पोस्ट डेटा सोर्स के रिलेटिवली नजदीक आ गया। बीच की लेयर लेआउट को डेटा के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ी। सही है, ये कॉम्पोजिशन टेक्निक प्रॉप ड्रिलिंग को नेचुरली रिड्यूस कर सकती है बिना कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किए। बिल्कुल, ये कंपोनेंट बाउंड्रीज को सही करने का तरीका है। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स, प्रॉप्स की क्लैरिटी और कंपोनेंट कॉम्पोजिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंसिडर करने के लिए। तो फिर वो स्वीट स्पॉट कहाँ है? कॉन्टेक्स्ट के आइडियल यूज केसेस क्या हैं? कब हमें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, इस सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट ही सही टूल है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। स्वीट स्पॉट तब आता है जब ये ऑल्टरनेटिव्स यानी प्रॉप्स पास करना बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाए, बहुत डीप नेस्टिंग हो या बहुत सारे प्रॉप्स पास करने पड़ रहे हो, या फिर कंपोनेंट कॉम्पोजिशन से भी बात ना बन रही हो। तब कॉन्टेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। ओके, तो एक्सट्रीम केसेस में, या जहां डेटा ट्रूली ग्लोबल हो ऐप के एक सेक्शन के लिए, इसके कुछ कॉमन और वेल एक्सेप्टेड यूज केसेस हैं। क्या है वो? पहला, थीमिंग, एप्लीकेशन वाइड थीमिंग, जैसे डार्क मोड लाइट मोड स्विच। ये क्लासिक एग्जांपल है। हाँ, ये तो हर ऐप में होता है आजकल। आप ऐप के टॉप लेवल पर एक थीम प्रोवाइडर लगा सकते हैं जो करंट थीम डार्क या लाइट होल्ड करता है। फिर ऐप में कहीं भी कोई भी कंपोनेंट context.useContext का यूज करके करंट थीम को एक्सेस कर सकता है और अपना अपीयरेंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। CSS क्लासेस चेंज करना फॉर एग्जांपल। ठीक है, थीमिंग मेक सेंस। और दूसरा, करंट यूजर अकाउंट या ऑथेंटिकेशन स्टेट। लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन जैसे यूजर आईडी, नाम, ईमेल, उसकी प्रेफरेंसेस, रोल्स, परमिशंस, ये सब अक्सर एप्लीकेशन के बहुत सारे हिस्सों में चाहिए होती हैं। हेडर में, प्रोफाइल पेज पर, सेटिंग्स में। हाँ, काफी जगह। बिल्कुल। इस ग्लोबल स्टेट को कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत कन्वीनियंट होता है। इससे हर कंपोनेंट को जरूरत पड़ने पर यूजर डेटा इजीली मिल जाता है बिना प्रॉप्स के उस लंबे चेन के। राइट, मेक सेंस। तीसरा, राउटिंग। मॉडर्न क्लाइंट साइड राउटिंग लाइब्रेरीज जैसे रिएक्ट राउटर, वो इंटरनली कॉन्टेक्स्ट API का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, वो भी कॉन्टेक्स्ट यूज करती हैं? हाँ, एक्सटेंसिवली। वो करंट URL, राउट पैरामीटर्स, नेविगेशन हिस्ट्री जैसी इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करती हैं।
इससे एप्लीकेशन के अंदर के कंपोनेंट्स जैसे लिंक कंपोनेंट या स्पेसिफिक पेज कंपोनेंट्स करंट राउट स्टेट को एक्सेस कर पाते हैं और डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें क्या रेंडर करना है या वो एक्टिव स्टेट में हैं या नहीं। इंटरेस्टिंग, अंदर की बात पता चली। और कोई यूज केस? चौथा, और ये बहुत ही कॉमन और पावरफुल यूज केस है, स्पेशली बड़े एप्लीकेशंस में, मैनेजिंग ग्लोबल और कॉम्प्लेक्स स्टेट। स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी कॉन्टेक्स्ट, रिडक्स जैसे टूल्स की जगह? देखिए, अक्सर एप्लीकेशन का स्टेट हमें लिफ्ट अप करना पड़ता है कंपोनेंट ट्री में ऊपर, ताकि मल्टीपल कंपोनेंट्स उसे शेयर कर सकें। लेकिन फिर उस स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए फंक्शंस यानी कॉलबैक्स को भी नीचे पास करना पड़ता है। हाँ, फंक्शन प्रॉप ड्रिलिंग भी होती है। एग्जैक्टली ये फिर से प्रॉप ड्रिलिंग बढ़ा सकता है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को यूज रिड्यूसर हुक के साथ कंबाइन करना एक बहुत पॉपुलर पैटर्न बन गया है। यूज रिड्यूसर के साथ कैसे? आप स्टेट की सारी लॉजिक को एक रिड्यूसर फंक्शन में एनकैप्सुलेट करते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप स्टेट ऑब्जेक्ट और डिस्पैच फंक्शन दोनों को प्रोवाइड करते हैं नीचे के कंपोनेंट्स को। अच्छा, स्टेट भी और स्टेट अपडेट करने का फंक्शन भी कॉन्टेक्स्ट से मिल जाता है। हाँ, नीचे का कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, स्टेट रीड कर सकते हैं और डिस्पैच फंक्शन को कॉल करके एक्शंस भेज सकते हैं स्टेट अपडेट करने के लिए बिना किसी प्रॉप ड्रिलिंग के। ये स्टेट मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक अच्छा तरीका है रिएक्ट में बिल्ट इन टूल से। ये काफी नीट लग रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है कि कॉन्टेक्स्ट सिर्फ स्टैटिक वैल्यूज के लिए नहीं है। अगर प्रोवाइडर में पास की गई वैल्यू, जो अक्सर स्टेट से आ रही होती है, री-रेंडर के दौरान चेंज होती है, तो क्या होता है? तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली उन सभी डिसेंडेंट कंपोनेंट्स को री-रेंडर करेगा जो उस कॉन्टेक्स्ट को यूज कॉन्टेक्स्ट से कंज्यूम कर रहे हैं। ये डायनेमिक अपडेट्स के लिए जरूरी है। इसमें कोई गौचा है परफॉर्मेंस का? हाँ, एक छोटी सी सावधानी रखनी होती है। अगर कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट या अरे है और वो पेरेंट के हर रेंडर पर नया क्रिएट हो रहा है, भले ही अंदर का कंटेंट सेम हो, तो वो रेफरेंस चेंज होने के कारण सभी कंज्यूमर्स को पोटेंशियली री-रेंडर करवा सकता है। अच्छा, अननेसेसरी री-रेंडर्स हो सकते हैं। हाँ, इसलिए स्टेट अपडेट्स और कॉन्टेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करते वक्त यूज मेमो या यूज कॉलबैक जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो इस सब का सार क्या है? मतलब मोटा मोटा कंक्लूजन क्या निकाला जाए? मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कंपोनेंट ट्री में वाइडली स्प्रेड आउट है, मतलब अलग अलग जगह दूर के कंपोनेंट्स को उसकी जरूरत है, जैसे ग्लोबल सेटिंग्स, यूजर डेटा, थीम, और उसे प्रॉप्स के थ्रू हर जगह भेजना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, कमबसम लग रहा है, तब कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहिए। ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ मदद कर सकता है। ये एक तरह से शेयर्ड मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है ट्री के एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए या पूरी ऐप के लिए। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट में एक पावरफुल मैकेनिज्म है। ये एक कंपोनेंट को इन्फॉर्मेशन अपने नीचे के पूरे ट्री तक प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी देता है, बिना हर इंटरमीडिएट लेवल पर प्रॉप्स को मैनुअली पास किए। हाँ, इसके कोर स्टेप्स को फिर से याद कर लेते हैं। पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करके एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएं और उसे एक्सपोर्ट करें। क्रिएट। दूसरा, जिस चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा चाहिए वहां यूज कॉन्टेक्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके उस डेटा को रीड करें। यूज। तीसरा, जिस पेरेंट कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइड करना है वो अपने चिल्ड्रन को माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इज इक्वल टू योर डेटा से रैप करें। प्रोवाइड, क्रिएट, यूज, प्रोवाइड, सिंपल। और हमने ये भी देखा कि कॉन्टेक्स्ट इंटरमीडिएट कंपोनेंट से ट्रांसपेरेंटली पास हो जाता है और कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट का यूज करके अपने सराउंडिंग्स जैसे नेस्टिंग लेवल के हिसाब से डायनामिकली अडाप्ट भी कर सकते हैं, जैसा हमने सेक्शन और हेडिंग के नेस्टेड एग्जाम्पल में देखा था। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से एम्फसाइज करूंगी, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने का डिसीजन लेने से पहले हमेशा प्रॉप्स पास करने की पॉसिबिलिटी ऑल्टरनेटिव 1 और कंपोनेंट कॉम्पोजिशन यूजिंग चिल्ड्रन जैसे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्यों? कॉन्टेक्स्ट कम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हैं अगर सही से यूज़ ना किया जाए। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, प्रॉप ड्रिलिंग फॉर वाइडली शेयर्ड स्टेट। ये हर डेटा पासिंग प्रॉब्लम का डिफॉल्ट सोल्यूशन नहीं है। टूल को सही काम के लिए इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, जब एप्लीकेशंस ग्रो करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो एक इंटरेस्टिंग डिजाइन ट्रेड ऑफ हमेशा सामने आता है। क्या ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ है प्रॉप्स की एक्सप्लिसिटनेस वर्सेस कॉन्टेक्स्ट की कन्वीनियंस। प्रॉप्स एक्सप्लिसिट है, साफ दिखता है डेटा कहां से आ रहा है, कोड फॉलो करना आसान है, मेंटेनेबिलिटी शायद बेहतर रहती है। हाँ। कॉन्टेक्स्ट कन्वीनियंट है, बॉयलर प्लेट कोड कम करता है,
प्रॉप ड्रिलिंग से बचाता है, डेवलपमेंट शायद फास्ट हो सकती है। तो चुनना क्या है? यही तो चैलेंज है। कहाँ पर डेटा फ्लो को एक्सप्लिसिट रखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि टीम के लिए कोड को समझना, डीबग करना आसान रहे, और कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के इम्प्लिसिट डेटा फ्लो यूज़ करके डेवलपमेंट को स्पीड अप करना अक्लमंदी है, बिना कोड को मैजिकल या हार्ड टू ट्रेस बनाएं। ये तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा, टीम पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, ये एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट डिज़ाइन डिसीजन है, और इस पर एक प्रोवोकेटिव थॉट लिसनर के लिए ये हो सकता है, क्या कॉन्टेक्स्ट के ओवर यूज से, खासकर जब कॉन्टेक्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हो, डिबगिंग वाकई मुश्किल हो सकती है, क्योंकि डेटा कहाँ से आ रहा है ये इमीडिएटली क्लियर नहीं होता, आपको प्रोवाइडर तक ट्रेस बैक करना पड़ता है। ये पॉइंट है। और क्या इससे अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज होने पर पोटेंशियली बहुत सारे कंपोनेंट्स रीरेंडर हो सकते हैं, शायद उन्हें भी जिनको स्पेसिफिक चेंज की जरूरत ना हो। तो ये सोचना होगा कि कन्वीनियंस की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, ये जो एक्सप्लिसिटनेस वर्सेस कन्वीनियंस का बैलेंस है, इस पर लिसनर्स अपने प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में विचार कर सकते हैं। वो इस बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं या आगे कैसे करेंगे। इंटरेस्टिंग थॉट, इस पर जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।